हेलो एवरीवन। ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे मीथेन साइकिल की, और मीथेन साइकिल के अंदर हम लोगों ने जो सोर्सेज का जो टॉपिक है, फिर चाहे वो नेचुरल सोर्सेज हो चाहे फिर वो एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज हो, उसके बारे में हमने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पढ़ लिया है। अब एक बात करते हैं एक टॉपिक की जिसके अंदर हम लोग जानेंगे मीथेन सिंक का कंसेप्ट। अब ये मीथेन सिंक का जो कंसेप्ट है ना, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके होल्ड करके रखना अपने दिमाग में फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मेंस। मेंस में किसी भी वक्त ये आपको क्वेश्चन आ सकता है, आने वाले टाइम में आप ये देख सकते हो क्वेश्चन, या फिर आप मीथेन सिंकिंग के कंसेप्ट को आप कहीं ना कहीं पक्का अप्लाई कर सकते हो जीएस पेपर 3 के अंदर और जीएस पेपर 1 के अंदर। ठीक है, तो हम बात करते हैं मीथेन सिंक की। देखो क्या है, हमने प्रीवियस लेक्चर से इतनी अंडरस्टैंडिंग गेन कर ली है कि मीथेन अगर जलवायु में मिक्स होगा, वातावरण में घुलेगा मिलेगा, एटमॉस्फेयर में जाएगा, हवा के कणों के साथ अगर मीथेन के पार्टिकल्स भी अगर मिक्स हो गए तो उससे मानव जीवन को बहुत ज़्यादा खतरा है। राइट, एक्सटेंशन भी हो चुकी है, और खतरा है ये सिर्फ प्रोजेक्शन नहीं है, खतरा हो चुका है। द ग्रेट डाइंग इवेंट में, थर्ड मास एक्सटेंशन इवेंट में ये वाली चीज हो चुकी है। इसका मतलब मीथेन जिस जगह पर है वो वहीं पर रहे। तो मीथेन जो है वो एक प्रकार से, अगर हम इसको कुछ ऐसा बनाएं, वो धरती का जो भी, धरती पर पाए जाने वाले जो भी सरफेसेस हैं, उधर जहां पर वो टिके हुए हैं, या समुद्रों में अगर बर्फ के चादरों में वो स्थित है, तो जिस जगह पर वो है हमें उनको वहीं तक सीमित रखना चाहिए। क्योंकि ये अगर कमरा खुला तो इस कमरे से पक्का मीथेन के नाम पर मोंजुलिका बाहर आएगी। हमें इस भूत प्रेत को बांध के रखना है कैसे भी करके उसी कमरे के अंदर, चाहे तंत्र मंत्र का उच्चारण कैसा भी करना पड़े, लेकिन इस मोंजुलिका को इन कमरों से बाहर नहीं आने देना है। यानी कि हमें वहीं पर उसको, उसकी मर्यादा सीमित करके रखनी है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंकिंग। मीथेन के कंटेक्स्ट में सिंकिंग और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि बात यहां पर पॉसिबिलिटी की नहीं है। साइंटिफिक एडवांसमेंट्स किसी भी चीजों की सिंकिंग, साइंटिफिक एडवांसमेंट से, इनोवेशन से, अलग अलग टेक्निक्स और प्रोसीजर से किसी भी एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट की सिंकिंग करी जा सकती है। लेकिन मीथेन जो है, मीथेन इंसानी पॉपुलेशन को लुप्त कर देगा, तो उसकी सिंकिंग और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है, वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। ठीक है, अब मीथेन सिंक क्या होता है, या फिर मीथेन सिंकिंग का प्रोसेस क्या होता है? कोई भी जो प्रोसेस है जिसकी वजह से हम कुछ ना कुछ ऐसा कर सकें कि मीथेन को निचोड़ सकें फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। जो मंजुलिका अपने कमरे से बाहर निकल गई है, इसको कैसे भी करके अपने कमरे तक वापस लेकर आ सके। बाहर जो निकल गई है मतलब एटमॉस्फेयर, वापस लेकर आना है। जहां पर, जिस जिस जगह पर ये स्थित है, वहीं पर उसकी मर्यादा हमें सीमित रखनी है, कैसे भी करके वहां पर निकले ना बाहर। अब इससे हमने देखा था ह्यूमन एफर्ट्स ये फेल हो जाते हैं। ह्यूमन एफर्ट्स वैसे मतलब क्यों? क्योंकि जो एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज हैं वही तो प्रमुख कारण है मीथेन की एमिशंस का। मीथेन के एमिशंस का ह्यूमन एक्टिविटीज ही तो मेन कारण है। बताओ हाँ कि ना? और इंसान कभी भी, जहां पर मीथेन की जो शीट्स हैं, मीथेन जहां जहां पर घुसा हुआ है, एक्टिविटीज वो कहीं और कर रहे हैं और मीथेन कहीं से और बाहर निकलेगा। लेकिन क्या मीथेन जो है फिर क्या किसी रीजन, किसी कंट्री की बाउंड्री की रिस्पेक्ट करेगा क्या? मौत देने से पहले, या फिर इंसानी पूरे के पूरे जो पॉपुलेशन जो है, भंडार है, उसको लुप्त करने से पहले? नहीं ना। तो कोई भी प्रोसेस जो है जो कंज्यूम करता है मीथेन को एटमॉस्फेयर से, उसको हम लोग कह सकते हैं सिंक ऑफ मीथेन, या मीथेन सिंकिंग भी कहते हैं उसको। ठीक है, सिंक ऑफ मीथेन कह लो, या मीथेन सिंक, या मीथेन सिंकिंग, एक ही बात है। अब सॉइल जो है, इट एक्ट्स एज अ मेजर सिंक। कुल मिलाकर यहां पर सॉइल का मतलब एक और चीज इंटरप्रेट होकर आती है, अर्थ। अर्थ को वैसे भी हम लोग सॉइल बोलते हैं। धरती पर जिस भी जगह पर हम उसको निचोड़ सकें
तो हमें उसको लाकर बंद कमरे के अंदर इस मंजुलिका को लाकर बंद कर देना है। सॉइल एट्स अ मेजर सिंक फॉर एटमॉस्फेरिक मीथेन। जो एटमॉस्फेयर में जो मीथेन घूम रही है, उसका कितना भी जो क्वांटिटी जो है वो अवेलेबल है, उसको सॉइल में, अर्थ में, धरती में दफन करा जा सकता है अच्छा खासा मात्रा में। कैसे? थ्रू मिथेनोट्रोपिक बैक्टीरिया जो कि सॉइल के अंदर रहते हैं। ये जो बैक्टीरिया है ये मीथेन को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करते हैं। तो बेस्ट तो फिर यही है कि सॉइल में लाके पटक दो, और जब वो अपनी एनर्जी जो है क्रिएट कर रहे होते हैं बाय यूजिंग मीथेन, या मीथेन से अगर जब उनको एनर्जी जो मिलती है, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मीथेन ऑक्सीडेशन। यानी कि सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर कुछ ऐसे अच्छे लोग भी हैं जिनका नाम है मिथेनोट्रोपिक बैक्टीरिया, जो कि इस मीथेन को कंज्यूम कर लेंगे। ठीक है भाई, जब कोई जहर खा सकता है और जब उसको एनर्जी मिल रही है उस जहर से, दे दो उसको जहर, वो बाकी लोग तो बचे। ये एक प्रकार से खुदा की देन है। जैसे समुद्र मंथन से जब जहर निकला तो सभी जो देवता थे, जो देवियां थी, वो शिवजी के पास गए, और आज भी उन्हें, उनके गले के कंठ में वो वाली चीज विराजमान है, वो जहर। इसलिए उनका जो एडम्स एप्पल है वो ब्लू कलर का है, क्योंकि जहर है वहां पे। सेम इसी प्रकार से जो पूरी धरती को मार सकता है, उस जहर को अगर कोई कंज्यूम कर सकता है, तो वो मिट्टी का ये एक बैक्टीरिया है जो कि इस जहर को कंज्यूम करने के लिए रेडी है, और उसको इसको एनर्जी मिलती है। इसका नाम है मिथेनोट्रोपिक बैक्टीरिया। मिथेनोट्रोपिक, एम महादेव से याद रख सकते हो, एम कभी भूल जाओ एग्जाम के अंदर। ठीक है। रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल रेडिकल एक और चीज है जो कि इंसानों के द्वारा टेस्ट करी गई लेबोरेटरी कंडीशन में। यह भी एक बहुत बेहतरीन एक्सपेरिमेंट था दुनिया में जब यह हुआ था। नाम है इसका, एक चीज का, हाइड्रोक्सिल रेडिकल। अगर आज के समय में पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से अगर हमें मीथेन को रिमूव करना है, तो उसमें यह हाइड्रोक्सिल रेडिकल एक मेन ब्रह्मास्त्र बनकर हमारे सामने आ सकता है। मीथेन हवा में घूम रहा है। हवा की सबसे पहली लेयर होती है, जैसा कि हमने ज्योग्राफी में कवर करा था। अगर हम स्टार्ट करें नीचे से, ट्रस्ट मी कहते हैं ना हम उसे, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, थर्मोस्फियर, मीजोस्फियर, एक्सोस्फियर, राइट। सबसे पहली जो लेयर हमें देखने को मिलती है वो मिलती है ट्रोपोस्फियर। मीथेन जो है, ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी भी लेयर तक जाएगा जो उसकी सीमा जाएगी, ऑब्वियस सी बात है सबसे पहले तो ट्रोपोस्फियर की लेयर है। तो यहां पर हम लोग ऑक्सीडेशन के एक प्रोसेस को देखते हैं विद इन द ट्रोपोस्फियर लेयर। ये करता कौन है ऑक्सीडेशन का प्रोसेस को इनिशिएट? हाइड्रोक्सिल रेडिकल। क्या होता है ये? जो हाइड्रोक्साइड आयन होता है ना, उसका एक न्यूट्रल फॉर्म होता है ये, और समझते हैं। हाइड्रोक्सिल रेडिकल इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री ये एक नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन होता है। यानी कि नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन का अगर ये एटम है, अगर यहां पर लिखा हुआ है, तो मैं इसको ऐसे करके लिख सकता हूं, -O। नेगेटिवली चार्ज, इसका मतलब क्या? मैं ये भी कह सकता हूं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। बताओ, कह सकता हूं हाँ कि ना? ऑल साइंस ग्रेजुएट्स सिटिंग हियर, अ हाइड्रोक्सिल रेडिकल इज अ नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन एटम। इसकी बॉन्डिंग हो जाती है हाइड्रोजन एटम के साथ। तो ये कुछ ऐसा लगता है आपको। आप इसको OH माइनस कह लो या -OH कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई केमिस्ट्री ऑनर्स का पेपर नहीं देना है आपको। वैसे भी अगर एक सॉल्यूशन के तौर पर ना, इसको हाइड्रोक्सिल रेडिकल को बस कोट करना पड़ेगा एक, इससे ज़्यादा कुछ इसका वो नहीं है, वजूद नहीं है इससे ज़्यादा इसका। ठीक है।
क्या करता है ये तो इसने बताया ही नहीं। कह रहा है कि हाइड्रोक्सिल रेडिकल के साथ कुछ रिएक्शन अगर हो जाए मीथेन का तो कुछ अच्छी चीज़ हो सकती है। कैसे होगा वो मीथेन या हाइड्रोक्सिल रेडिकल, तो चलो हमने देख लिया इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री क्या है। ये एक नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन एटम है जिसकी बॉन्डिंग हो गई है हाइड्रोजन एटम के साथ। अब ऑक्सीजन एटम तो है यहां पर, अगर ऑक्सीजन एटम है इसी वजह से वो हमसे ऊपर कह रहा था कि यहां पर ऑक्सीडेशन हो सकता है। कैसे होगा देखते हैं, क्या करेगा क्या है ये भी देखते हैं। हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स हमने देखा था कि हम जो आज की क्लास में जो हमने टॉपिक करा वो ये देखा कि मीथेन को हमें सिंक करना है, कैसे भी करके उसको धरती के अंदर लेकर आना है, या जिस जिस जगह पर वो डिपॉजिट है वो वहीं पर इंटैक्ट रहे, और सॉइल में भी लेकर आ सकते हैं हम उसे। ठीक है, हाइड्रोक्सिल रेडिकल एक प्रकार के सिंक ही हैं जो कि मीथेन सिंकिंग को और बढ़ावा देंगे, उसकी मूवमेंट में एक कैटलिस्ट रिएक्शन ला देंगे जिसकी वजह से फास्ट हो सकता है। कैसे? ये एक प्रकार का हाइड्रोक्सिल रेडिकल जो है ये स्कॉचब्राइट है, ये झामा है जिससे बर्तन मांजे जाते हैं। बर्तन पे खाना खाने के बाद ऑब्वियसली बात है प्लेटें गंदी होती हैं, ऐसे ही वातावरण जलवायु भी गंदी है मीथेन की वजह से। ये झामा, अब काम वाली या मम्मी या कभी हम बर्तन मांजे तो हम हवा में तो झामा नहीं मारते हैं, लेकिन ये एक ऐसा झामा है जो कि हवा में मारा जाएगा। अगर आपने कमरे में अगरबत्ती या धूप जला रखी, अगर उसका धुआं हो रहा है, आप इस झामे को ऐसे करके मारोगे तो वो धुआं के सारे पार्टिकल्स जो कार्बन पार्टिकल्स होंगे उसको सिकोड़ लेगा। फॉर एग्जाम्पल बोला है मैंने। ठीक है, ये हाइड्रोक्सिल रेडिकल क्या करेगा, ये भी इसी प्रकार का झामा है, इसको बस हमें एटमॉस्फेयर में मारना है। ठीक है, और ये वहां से मीथेन खींच लेगा उस झामे के अंदर। फिर झामे को, जब आपका झामा गंदा हो गया, काला सा हो गया, आपने उससे पंखे पोंछे हैं, बर्तन पोंछे हैं, किचन की जालियां पोंछी हैं, कुछ भी अनशंट काम करा है आपने उससे, आप उसके बाद उसको किसी पानी में, गर्म पानी ठंडे पानी में उससे निचोड़ के वो कचरा उसका निकाल दो, कहानी खत्म। हाइड्रोक्सिल रेडिकल एक प्रकार के सिंक है, ये स्कॉच ब्राइट है, बिकॉज दे स्क्रब द एटमोस्फियर, क्लीन ऑफ पॉल्यूटेंट मॉलिक्यूल्स, साफ कर देते हैं। और उसके बाद कैसे साफ करते हैं, अब ये कहना तो एक मजाक वाली बात हो गई ना, ये तो हम साइंटिफिक बात तो कर ही नहीं रहे। अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारे ठीक है कि ये एक ऐसा स्कॉच ब्राइट है जिसको हम हवा में मारेंगे पॉल्यूटेंट्स सिकुड़ जाते हैं। भाई ऐसी तो कोई चीज होती नहीं है हमारे घर पे। ये उसका ब्रेकडाउन कर देते हैं, ये उन पार्टिकल्स का ब्रेकडाउन कर देते हैं। कैसे करते हैं अभी देखते हैं हम उसको, लेकिन उससे पहले ये जान लो कि OH को, हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स को क्लेंजर ऑफ द एटमॉस्फेयर भी कहा जाता है। अगर क्लेंजर ऑफ द एटमॉस्फेयर कहा जाता है तो मयूर, मैंने इसको जो नाम दिया स्कॉच ब्राइट का गलत दिया है। अब ये क्या होता है, एटमॉस्फेयर में जो पोल्यूटेड मॉलिक्यूल्स हैं, अंडशंट कोई भी हो, लेकिन हम इस टॉपिक में कंसर्न किससे हैं, हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स का इन्वेंशन किस वजह से हुआ है, इसको देखा किसकी वजह से गया है, कंसर्न क्या था हमारा, मीथेन के पॉल्यूटेंट्स। एटमॉस्फेरिक मीथेन जो है जलवायु में, वातावरण में जो मौजूद है, जब ये OH रिलीज करा जाएगा, हाइड्रोक्सिल रेडिकल रिलीज करा जाएगा, ये इसके साथ रिएक्ट करेगा। तो हालांकि थोड़ा सा टाइम लग सकता है। टाइम क्यों लगेगा, देयर विल बी रिएक्शन 1, देयर विल बी रिएक्शन 2, देयर विल बी रिएक्शन 3, देयर विल बी रिएक्शन 4, देयर विल बी रिएक्शन 20, एंड देयर कैन बी n नंबर ऑफ रिएक्शंस। ये डिपेंड करता है कि उस जलवायु में मीथेन का कंटेंट कितना है। आई रिपीट, कितने रिएक्शंस होंगे, मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूं, ये डिपेंड करता है कि हवा में, वातावरण में मीथेन का कंटेंट कितना है। हो सकता है किसी किसी जगह पर जस्ट अभी रिलीज होना स्टार्ट हुआ हो मीथेन, और हमने फटाफट से स्कॉच ब्राइट मारकर, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपके घर पे दिवाली वाले दिन पंखे साफ हुए, तब बहुत कचरा निकला कि 1 साल से साफ नहीं हुए थे। अब दिवाली मान लो एक एग्जाम्पल के तौर पे 1 नवंबर की थी, और आपने अभी अपना रूटीन बना लिया है कि आप हर 15-15 दिन में पंखे साफ करोगे, तो जितना दिवाली के टाइम पे कचरा निकला था उतना अब नहीं निकलेगा। लेकिन दिवाली के टाइम पे आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी,
यही कह रहा हूं मैं कि बहुत ज्यादा लॉन्ग सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन हो सकता है अगर जहां पर मीथेन ऑलरेडी बहुत ज्यादा रिलीज हो गया है। आपके पंखों पे अगर जो डस्ट कॉटन है अगर बहुत सारी है तो आपको बहुत लंबा समय लग सकता है। लेकिन अगर आपने ये ठान लिया कि हर हफ्ते हर संडे में फ्री होता हूं या होती हूं, हर 15 दिन में मैं उसको साफ कर लूंगा ट्यूबलाइट को, पंखे को, तो फिर आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ना ही वहां से उतना कचरा आएगा, ना ही आपका जो कपड़ा होगा वो इतना गंदा होगा, बिकॉज देयर इज नो डस्ट कॉटन या फिर डस्ट अवेलेबल ऑन दैट फैन और ट्यूबलाइट। तो जब ये रिएक्शन होता है वहां पर तो वातावरण में जितना भी मीथेन, अब ये तो किसी का बाप नहीं बता सकता कि वहां पर कितना मीथेन है, ठीक है। हाँ, वो साइंटिस्टों की बात अलग है, लेकिन ये नॉनसेंस ही बात है। ऐसे लोग फिर दुनिया में ये बकचोदी करने के लिए आए हैं अगर ये पता लगाते फिर रहे हैं तो, ठीक है। तो आफ्टर रिएक्टिंग विद OH, एटमॉस्फेरिक मीथेन इज कन्वर्टेड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। और हमने देखा था जब ये चीज रिलीज होती है, कभी भी ये चीज जब भी रिलीज होती है तो मीथेन वैसे भी इतनी क्लीन, इतनी ओडोरलेस, सब कुछ बढ़िया इतनी गैस है, एयर के साथ जब वो कॉम्बिनेशन में आती है, अगर उसकी मात्रा ना बढ़े 5 से 14%, तो वो एक्सप्लोजिव होके नहीं जलेगी, वो नॉर्मल तरीके से जलेगी और कंप्लीट कंबशन होगा ब्लू फ्लेम के साथ मीथेन का, याद है। और वो बाय प्रोडक्ट क्या छोड़ेगा, हमने ये भी पढ़ा था, CO2 प्लस वाटर वेपर। तो मुझे एक बात बताओ, हाइड्रोक्सिल रेडिकल के साथ जब हम मीथेन को साफ कर रहे हैं जलवायु से और वातावरण से, हवा से, तो क्या इसमें कोई भी बाय प्रोडक्ट हार्मफुल हो रहा है क्या? जनरली मीथेन का रहना ज्यादा क्या कहते हैं खतरनाक है, या फिर CO2 और वाटर वेपर एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज हो जाए उसको मिटाने के चक्कर में? बताओ क्या चीज अच्छी है ना। अब हाइड्रोक्सिल रेडिकल ना, देखो अब ये लिख दिया गया, आपने कभी तो कोई आपने सुना तो होगा नहीं कि सरकार ने ऑर्डर दिया है किसी प्लेन को किसी कंट्री में, कभी ऐसे कोई खबर तो सुनी नहीं होगी कि जाओ बेटा तुम हाइड्रोक्सिल रेडिकल जो है पटको वहां से। ये चीजें सिर्फ थ्योरेटिकली सुनने में अच्छी लगती है, ठीक है। सम ऑफ द मीथेन प्रेजेंट इन द ट्रोपोस्फियर क्या करता है जब ये साफ हो रहा होता है ना, तो ऊपर वाली लेयर, नेक्स्ट लेयर, ट्रस्ट मी का जो हमारा कंसेप्ट होता है, TR के बाद, ट्रोपोस्फियर के बाद स्ट्रेटोस्फियर। जब ब्लॉक में, हमारे गलियों में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस की कुत्ते पकड़ने वाली जब वो गाड़ियां आती है ना, तो उसका सायरन सुन के ही और कुत्तों को भनक लग जाती है कि हमें पकड़ा जाएगा, तो कुछ कुछ कुत्ते एरिया छोड़ के चले जाते हैं 15-15 दिन के लिए। तो सम ऑफ द मीथेन प्रेजेंट इन द ट्रोपोस्फियर पासिस इनटू स्ट्रेटोस्फियर। अब इनको लगता है बच गए, कुत्तों को लगता है बच गए, लेकिन वही वाली बात है ना, बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, कभी तो आएगी। वेयर द सेम प्रोसेस स्क्रब्स द एटमॉस्फेयर क्लीन ऑफ द मीथेन देयर। उधर भी ये जो हाइड्रोक्सिल रेडिकल है, इससे एक चीज निकल कर आती है लास्ट वाली लाइन से, दैट हाइड्रोक्सिल रेडिकल जो है उसको भेजा जा सकता है ट्रोपोस्फियर में भी और स्ट्रेटोस्फियर में भी। ये हालांकि इतना एक्सट्रीम लेवल का क्वेश्चन हो जाएगा ना ये, बहुत ज्यादा, कि इसको इंस्टीट्यूट वाले तो ये कहेंगे यू शुड लीव इट। मैं आपको एक एक्स्ट्रा एज दे रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि हाइड्रोक्सिल रेडिकल तो पहली बात है किसी ने नाम तो सुना ही नहीं होगा, पहली बात है, ठीक है। अगर ये आया, अगर ये क्वेश्चन आया, तो आपको एक चीज मैं ये बता रहा हूं कि हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स जो है इनको लॉन्च करा जा सकता है, इस स्कॉच ब्राइट के कपड़े को ट्रोपोस्फियर में भी यूज करा जा सकता है, स्ट्रेटोस्फियर में भी यूज करा जा सकता है। जैसे स्कॉच ब्राइट के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, एक सिर्फ बर्तन धोने के लिए, एक होता है कि अगर आपके पास कढ़ाई वगैरह है तो उस जूने में भी ना छोटे छोटे लोहे के पार्टिकल्स लगकर आने लग गए हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। स्कॉच ब्राइट बहुत सारी चीज़ें लॉन्च करता है इन कपड़ों और छामों की फॉर्म में, ठीक है। जैसे हार्पिक भी अलग अलग तरह के आते हैं, ठीक है। एक से टॉयलेट क्लीनर होता है, एक हो सकता है कि बाथरूम क्लीनर भी हो और वो भी हो, तो अलग अलग उसके प्रकार होते हैं। ऐसे ही हाइड्रोक्सिल रेडिकल भी अलग अलग प्रकार के हैं, आप इसको ट्रोपोस्फियर में भी यूज करो और स्ट्रेटोस्फियर में भी यूज करो। ये एक ऐसा स्कॉच ब्राइट है जिससे बर्तन भी मंजेगा, जिससे कढ़ाई भी मंजेगी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? और एक चीज और, जैसा कि हमने जब ये स्टार्ट करा था टॉपिक, यहां पर मैंने आपको एक बात बताई थी, ये देखो, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मीथेन जो है इट बर्न्स ऑफ टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, इस लाइन पे मैं वापस इसलिए आया हूं, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं ये जो हाइड्रोक्सिल रेडिकल है वो एक प्रकार से ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो उसको साफ कर रहा है, एक प्रकार से उस मीथेन को बर्न ही कर रहा है, वो बर्न कर रहा है, तभी तो उसका ब्रेकडाउन हो रहा है।
तभी तो उसका ब्रेक डाउन हो रहा है, बताओ। और इसलिए तो वो बाय प्रोडक्ट निकले हैं, CO2 और वाटर। जल्दी बताओ, ऐसा कह सकता हूं क्या मैं हाइड्रोक्सिल रेडिकल को? तो इससे ये बताना चाह रहा हूं, जब भी क्वेश्चन आपको पेपर के अंदर आएगा तो टर्म्स पे बहुत ज्यादा फोकस मत करने का ना। बहुत ज्यादा भी सोचने वाले अपना पेपर बेकार कर लेते हैं। अगर यहां पर वर्ड, मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, अगर यहां पर वर्ड जो है रिएक्टिंग के अलावा कि हाइड्रोक्सिल रेडिकल जो है वो मीथेन को ट्राई करता है एटमॉस्फेयर में बर्न डाउन करने का, ब्रेक डाउन की जगह बर्न डाउन हो या बर्न करने का, ठीक है। तो वाटर, तो जो बाय प्रोडक्ट होते हैं वाटर वेपर और CO2, वो तो इसी प्रोसेस से निकलते हैं। तो उसमें इतना मत सोचना कि यार हमने तो कन्वर्जन पढ़ा था, हमने तो रिएक्शन पढ़ा था, अब मुझे ये तो नहीं पता कि हाइड्रोक्सिल रेडिकल बर्न करता है कि नहीं करता। अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ, हम तो इस टॉपिक की डेप्थ में जा रहे हैं। अगर हाइड्रोक्सिल रेडिकल भी एक टॉपिक सिर्फ मेंशन करके आ जाए ना, मेंशन करके सिर्फ कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स, वो बंदा स्टेटमेंट तो पहली बात है पढ़ेगा ही नहीं, चाहे उसमें कोई भी एलिमिनेशन कोई भी ट्रिक लगती हो, वो उसको देखेगा ही। वो हाइड्रोक्सिल रेडिकल को ही देखकर उसका 50 ग्राम खून ठंडा हो जाएगा, आधा कॉन्फिडेंस वहीं खत्म, अगले 5 क्वेश्चन उसके वैसे ही बेकार होने हैं। फिर हमने मीथेन हाइड्रेट्स के बारे में एक चर्चा करी थी, है ना, आप सबको याद होगा, क्लैथरेट्स जिसको हमने नाम दिया था, ठीक है। क्या थे मीथेन हाइड्रेट्स हमने जब देखा था? फटाफट से अगर मैं आपको दिखाऊं, क्या थे जल्दी बताओ, क्या सीखा था आपने उससे? ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर और मीथेन के जब कांटेक्ट में आती हैं एक साथ हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर कंडीशंस में, तो मीथेन हाइड्रेट्स या क्लैथरेट्स का निर्माण होता है उसके, ठीक है। और एक क्रिस्टलाइन आइस फॉर्म्स की फॉर्म में होते हैं, परमाफ्रॉस्ट वगैरह में भी हो सकते हैं, जैसा कि हमने गूगल इमेजेस से इसको देखा था, ठीक है। अंकिता, वो कवर कर लिया लेक्चर कल रात वाला? ठीक है। तो मीथेन हाइड्रेट्स, क्लैथरेट डिपॉजिट्स या मीथेन हाइड्रेट जो भी कह लो, ये एक प्रकार से पहले ना सिंक हुआ करते थे। सिंक क्यों यार, मुझे एक बात बताओ, चलते हैं जरा गूगल इमेजेस पे। इस पे परमाफ्रॉस्ट, परमाफ्रॉस्ट में कुछ इंटरेस्टिंग देखते हैं। हम देखते हैं ये दोनों एग्जांपल यहाँ पर कवर हो जाएंगे। ये अगर नीचे की जो लेयर है ये अगर एक्सपोज हो रही है और उस पर बर्फ भी है, क्या मैं इसको भी परमाफ्रॉस्ट कह सकता हूँ क्या? बताओ। इस पे कुछ कुछ वेजिटेशन तो दिख रही है ना मुझे, देखो। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ उसको परमाफ्रॉस्ट? बताओ, ठीक है। और पोलर बियर बताओ इसमें कहाँ घूमता है, उड़ीसा में कि वेस्ट बंगाल में? पोलर रीजन में, है ना। शाइनी देखा कभी वेस्ट बंगाल में इसको घूमता हुआ? हाँ, कोई बंदा तुम्हें हंसाने के लिए ड्रेस पहन कर आ जाए वो अलग बात है, लेकिन वैसे तो नहीं देखा होगा ना। तो क्लैथरेट डिपॉजिट्स वर वन सिंक्स जहां पर मीथेन जो था वो एक आइसोलेटेड फॉर्म में वो करता था। यानी कि क्या है, जब तक ना ये क्लैथरेट डिपॉजिट जो है वो ये कह रहा है कि एक टाइम पर पृथ्वी पर ना ये सिंक की तरह ही थे, बाय बर्थ बाय नेचर। यानी कि मीथेन अगर था भी ना तो उसकी भनक किसी को नहीं थी। ये मोंजुलिका अपने कमरे में बंद थी आराम से। इंसानों ने लेकिन ऐसी पहल करी कि ये मोंजुलिका कमरे से बाहर आ गई। क्लैथरेट डिपॉजिट जो मीथेन हाइड्रेट जो थे ये परमाफ्रॉस्ट रीजन में, पोलर रीजन्स में, आइस शेल्स में, आइस शीट्स में, अलग अलग जगह पर ये सिंक्ड फॉर्म में ही थे, ये दबे हुए थे। ये राज राज ही था। लेकिन इंसानों की जब भी ये हरकतें हुई, इंसानों की जब ये हरकतें हुई तो फिर उसकी वजह से फिर ये बाहर आने लग गया, ग्लोबल वार्मिंग। तो हाउएवर एज द प्लेनेट वार्म्स, जैसे जैसे जो है धरती पर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से
जो हमारी पृथ्वी है वो गर्म होती चली गई, तो जो समुद्र के दूर दराज के इलाकों में, अब समुद्र में दूर दराज का इलाका क्या होता है, कभी कभार सी फ्लोर या किसी आइस शीट में कोई जो ग्लेशियर था उसमें, ठीक है, ठंडे ठंडे सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स के अंदर ये वो मेल्ट होना शुरू हो गए सबसे पहले तो। और मीथेन जो था वो बुलबुलों की फॉर्म में, बबलिंग फॉर्म में सरफेस तक आता चला गया, ऐसे कि नीचे स्टोर्ड थे। मैं इसके लिए कलर यूज करता हूं येलो। ये नीचे स्टोर्ड थे, बबलिंग फॉर्म में आता चला गया। और फिर आपको तो पता ही है अभी तक के लेक्चर से, यहां पर कुछ ना कुछ जो माइक्रोब्स होते हैं और उनको तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस भी नहीं चाहिए होती, एनारोबिक ऑक्सीडेशन से ही वो ये वाला काम कर देते हैं, या अगर चाहिए भी तो बहुत कम ऑक्सीजन की मात्रा से वो वाला काम कर देते हैं। क्या काम कर देते हैं? कंज्यूम करके किसी भी चीज को या डिकम्पोज करके मीथेन को रिलीज कर देना। कुल मिलाकर जब इन सब चीजों के लिए, माइक्रोब्स के लिए और इनका पिघलना, ठंडे ठंडे जो ये जो आइस शीट थी इन सब का पिघलना, इसकी वजह से मीथेन रिलीज होता चला गया। अब जब ये बबलिंग फॉर्म में ऊपर आ रहा है तो आप जानते हो समुद्र के ऊपर के सरफेस का भी तो थोड़ा थोड़ा इवेपोरेशन होता है कि नहीं होता? बताओ, किसी को इस चीज में कोई भी शंका है? इवेपोरेशन होता है कि नहीं होता? होता है ना? तो बस जब उसके साथ वो इवेपोरेशन हो रहा है तो मीथेन एटमॉस्फेयर में जा रहा है। इसके अलावा बायोमास को बर्न करोगे तो मीथेन ऊपर जा रहा है। टर्माइट्स के अंदर जो डाइजेस्टिव प्रोसेस होता है तब मीथेन ऊपर जा रहा है। परमाफ्रॉस्ट मेल्ट करेंगे तो मीथेन ऊपर जा रहा है। स्टोर कहां पर है? न्यूट्रिएंट रिच सी बेड्स में, सी फ्लोर में स्प्रेड है, हाइड्रेट्स और क्लैथरेट्स की फॉर्म में। मिथेनोजेंस है जो सॉइल के अंदर, उसके थ्रू जा रहा है। प्लांट डिके हो रहे हैं तो जा रहा है। लैंडफिल जो वेस्ट है उसकी वजह से जा रहा है। एनिमल्स में जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है उसकी वजह से जा रहा है। फॉसल फ्यूल बर्न करने की वजह से जा रहा है। ट्रांसफर ऑफ मीथेन इन सॉइल टू एयर बाय प्लांट्स भी ऐसा करते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी तो सड़ सड़ के ऐसे ही हो जाते हैं, प्लांट डिके वगैरह। और एनएरोबिक ऑक्सीडेशन जो होती है माइक्रोब्स, इनकी वजह से जा रहा है। इस पूरे घर में, इस पूरे राक्षसों के परिवार में एक है विभीषण। एक है विभीषण कि पूरी फैमिली नेगेटिव है, लेकिन एक जो है वो पॉजिटिव है। कौन है वो पॉजिटिव? अभी देखते हैं। तो इट इज वन ऑफ द ग्रेट रिस्क टू द लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ। क्यों? एक बार तो हो भी चुका है, इस फॉर्मेट से नहीं हुआ था लेकिन कैसे ना कैसे करके इस हो चुका है। ग्रेट डाइंग इवेंट। कभी भी अगर पेपर के अंदर ग्रेट डाइंग इवेंट के बारे में मेंशन करके लिखो ना, तो एक चीज जरूर कर देना कि लिख देना थोड़ा सा कि इट वाज द थर्ड मास एक्सटेंशन इवेंट। ओके, स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ जो मीथेन है वो लॉस भी हो चुका है स्ट्रेटोस्फियर में। हो जाता है, मतलब कभी कभार हो क्या चुका है, हो जाता है जब भी वो रिएक्शन कर रहा होता है हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स के साथ, लेकिन वहां पर भी वो बच नहीं पाता, उसकी क्लेंजिंग हो जाती है। और इस पूरी साइकिल को घुमा फिरा के हम लोग कहते हैं मीथेन साइकिल। हम पहले एक क्वेश्चन देखते हैं 2019 का, उसके बारे में एक चीज के बारे में बात करेंगे फिर। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द डिपॉजिट्स ऑफ मीथेन हाइड्रेट? अब हर किसी को ये लगा था, मेरी जितनों से बात हुई थी मेरे फ्रेंड्स वगैरह से, कि यार ये करंट अफेयर तो नहीं पढ़ा, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था ही नहीं। पहली बात है, इंस्टीट्यूट वालों ने इसको कोट करके निकाल दिया। साल 2019 का पेपर था कि द हिंदू में ये 2017, 18, 16, 15 में आया हुआ था। किसी भी टर्म को सर्च मारोगे अखबार में, वो कभी ना कभी तो कवर हो गई। अब कोई टर्म हिंदू में 20 साल पहले आई थी, तो 20 साल के करंट अफेयर पढ़ेगा कोई? क्या कलेक्टर बनना है कि रद्दी वाला बनना है? नंबर 1, ग्लोबल वार्मिंग माइट ट्रिगर द रिलीज ऑफ मीथेन गैस फ्रॉम दीज डिपॉजिट्स। अब लोगों को मीथेन हाइड्रेट ही नहीं पता था, तो क्या पहली स्टेटमेंट क्या घंटा जानेंगे? लेकिन मान लो, चलो अभी हमें पता लग गया, अभी हमने इसको पढ़ लिया। देखते हैं, ग्लोबल वार्मिंग अगर होती रहेगी तो उसकी वजह से मीथेन गैस इन डिपॉजिट से ट्रिगर हो जाएगी। अब देखो,
हमें ये स्टेटमेंट कितनी ज्यादा आसान लग रही है ना, हमारे लिए कितनी आसान है ना ये, तो ये तो स्टेटमेंट राइट है। जहां ग्लोबल वार्मिंग वर्ड आया, मीथेन की रिलीज का वर्ड आया, आगे पीछे मुझे कुछ देखना ही नहीं है, पक्का रिलीज होगी मीथेन गैस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ये दो शब्द कंधे से कंधा मिलाकर, हाथ से हाथ मिलाकर चलते हैं। उसके बाद गूगल इमेजेस को इसलिए भी दिखाया था मैंने ताकि आपको ये चीज़ याद रहे। अभी हमने पोलर बियर देखा, ये देखा, पोलर रीजन्स देखे, आर्टिक रीजन्स देखे, हमने वो सड़क देखी थी जहाँ पर बर्फ की चादर बिछी हुई है। लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ मीथेन हाइड्रेट आर फाउंड इन आर्टिक तुंद्रा एंड अंडर द सी फ्लोर। ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कोल्ड कंडीशन है और ज़्यादातर यही मिलता है, तो ये भी ठीक है। अब यानी कि एक ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए था। अब देख रहे हो, दिस वॉज द टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ 2019। दिस वॉज द टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ 2019। और यूपीएससी ने एक चीज की लेवरेज भी दी थी। बड़े सारे क्वेश्चंस जो थे इकोनॉमिक्स के, मनी एंड बैंकिंग के, और एक क्वेश्चन 2018 में इकोनॉमिक्स के अंदर जो क्वेश्चन थे वो 2019 में रिपीट करें। अकबर और दिल्ली सल्तनत का कंपैरिजन करवा के वो चीज उसने 2019 में भी पूछी थी। और एक चीज क्रिस्पर कैस 9, जिसको सीजर कहते हैं एक तरीके से, ठीक है, क्रिस्पर कैस 9, ये सेम क्वेश्चन उसने, मतलब हालांकि उसकी स्टेटमेंट टोन अलग थी लेकिन आंसर बिल्कुल ठीक था। अगर जिसने 2018 का पेपर भी देखा होता तो उस पेपर को देखने की वजह से कि क्रिस्पर कैस 9 था कि अगर ये डिस्कशन सुनी होती किसी इंस्टीट्यूट की, तो वो 2019 का क्वेश्चन कर लेता कि इसको जीनोम सीजरिंग कहते हैं, सीजर कहते हैं, एक तरह की कैची होती है। और यही क्रिस्पर कैस 9 जो था उसने 2018 में भी पूछा, 2019 में भी पूछा। और 2018 और 19 की थीम्स लगभग 75% पेपर सिमिलर था थीम्स के बेसिस पे। उसने वही कंपैरेटिव एनालिसिस जो 18 में करवाया था, उसने पता नहीं एक त्यागराज या किसी को एक कंटेम्प्रेरी बता दिया था। अगेन जो हम बुक पढ़ रहे हैं हिस्ट्री की, क्लास 12 की, थीम 1 और थीम 2 के बैक एंड में जाकर ना एक टाइमलाइन गिवन है, वहां से उसने दो बंदे निकाले, थीम 1 को उठाया और थीम 2 को उठाया। 2019 के अंदर उसने थीम 2 के दो बंदों को उठाया और अलग अलग चैप्टर्स बदल दिए थीम 2 की, जो 12वीं क्लास की जो हिस्ट्री है, कि एक उस चैप्टर से बंदा उठा लिया, कि उस चैप्टर से बंदा उठा लिया और पूछ लिया कि कंटेम्प्रेरी है क्या। 2018 के अंदर वो क्वेश्चन गलत हो सकता था जो उसने पूछा था, कंटेम्प्रेरी थे। और 2019 के अंदर भी ये गलत था वो जो उसने दिए थे कंटेम्प्रेरी रिलेशंस जो दिए थे, कि क्या ये एक दूसरे के कंटेम्प्रेरी थे ये दो बंदे। बहुत सारी थीम्स रिपीटेड थी, सिमिलर नेचर के क्वेश्चंस आपको उन 2 साल में मिले थे। कि 2018 में जिससे गलती हो गई थी, पेपर का पैटर्न थोड़ा सा अलग हुआ था, लेकिन अगेन जिसका स्टैटिक पोर्शन जो कवर था तो वो 18, 19, 20, 21, 22 जो और जो आगे होंगे वो सबको निकाल सकता है। करंट अफेयर का कोई रोल नहीं था, तब भी नहीं था, आज भी नहीं है। पेपर क्लियर करवाने में, प्रीलिम्स को क्लियर करवाने में तो एटलीस्ट करंट अफेयर का कोई रोल नहीं होता। बकने वाले जितने मर्जी बकते रहे, इस चीज को मैं प्रूव कर सकता हूं लाइव। उसके बाद एक ऐसी स्टेटमेंट होनी चाहिए थी जहां पर 1 और 2 दोनों हो। अब 1 और 2 तो सिर्फ यही है साथ में, यहां पे और एक यहां पे। ये पूरी तरीके से गया, ये पूरी तरीके से गया, ठीक है। उसके बाद ये स्टेटमेंट देखो, मीथेन इन द एटमॉस्फेयर इट ऑक्सीडाइजेस टू फॉर्म CO2 आफ्टर अ डिकेड और सो। अब ये चीज ना स्टैटिक पोर्शन वालों को बहुत ज्यादा सहूलियत दे सकती है, जिसने स्टैटिक पोर्शन पे अच्छी कमांड बनाई है। क्यों? इसलिए मैंने आपको इतना ज्यादा ओवर एम्फसाइज करवाया इस लाइन पर। यार ये आसान बात नहीं है ना, इट नीड्स अ लॉन्ग सीरीज ऑफ केमिकल, लॉन्ग सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस। जब वो कन्वर्ट होता है, बर्निंग होती है हाइड्रोक्सिल रेडिकल के साथ, या फिर एटमॉस्फेयर में वैसे भी मीथेन अगर बर्न हो रहा है तो वो बाय प्रोडक्ट CO2 और वाटर वेपर निकलेगा। उसने सिर्फ एक दिया है मुझे कि मीथेन जो है एटमॉस्फेयर के अंदर उसका ऑक्सीडेशन होगा और CO2 में वो कन्वर्ट होगा। और मैं उस प्रोसेस को जानता हूं कि भाई ये चीज हो सकती है, मीथेन का जैसे ही एयर में कांटेक्ट में आना और उसका बर्निंग होना, या फिर मैंने यहां पर स्कॉच ब्राइट यूज करा हो जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्सिल रेडिकल। अगर ये इंफॉर्मेशन मेरे पास थी ना तो ये स्टेटमेंट वो क्लियर थी। लेकिन ऑब्वियस ही बात है, जब कोई पर्सन अगर मीथेन हाइड्रेट का क्वेश्चन सॉल्व करने की क्षमता रख पा रहा है तो इस तीनों स्टेटमेंट में उसको एक सिंगल % भी डाउट नहीं होगा। क्योंकि अगर जिसने मीथेन हाइड्रेट का पढ़ा है तो ऑब्वियस ही बात है वो ऊपर ऊपर से इस टॉपिक को वैसे भी नहीं पढ़ सकता। मीथेन हाइड्रेट का मीनिंग ही कोई तभी जान सकता है जब वो इतना डेप्थ में जाकर पढ़े।
एंड शंकर आईएएस कोई काम नहीं आने वाली थी वो किस टाइम पर, जब ना ही कोई पीटी 365 एक साल के तो छोड़ दो, जब से विजन लॉन्च कर रहा है तब से भी पढ़कर देख लो, वो भी काम नहीं आने वाले थे। हिंदू 5 साल का कोई काम नहीं आने वाला था, 6 साल पुराना कोई करंट अफेयर एक बारी बस वो मौजूद था, वो इंस्टीट्यूट ने कोट कर दिया था और सबका यही कहना था दिस क्वेश्चन वॉज सपोज टू बी लेफ्ट। बकवास, ऐसा कुछ नहीं। इस ट्रैक्टर की कोई मेहनत ही नहीं करना चाहता। अब देखो, आपको एक चीज़ लगी होगी कि सर आपने ना इसमें डायग्राम एक छोड़वा रखा है ऊपर, आपने उसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं करी, आप ऐसे ही आगे बढ़ गए थे। ये वाला जो डायग्राम है ना, ये बेकार है। वो हर एक टॉपिक के हर एक साइकिल के 3-3 4-4 डायग्राम देता है, आपको पता है, ठीक है। जैसा कि उसने नाइट्रोजन साइकिल के अंदर ये वाला डायग्राम दिया था, जब मैंने उसको रिजेक्ट करवा दिया था। हमारा एक अच्छे जिससे डायग्राम से काम हो सके हमें सिर्फ वही यूज़ में लेना चाहिए। अब ये कहीं से कॉपी पेस्ट है, ये साइंस वाइंस की किसी बुक से, आईसीएससी बोर्ड या जो भी है फलाना ढिकमा, ये साइंटिस्ट बनाने वाली नीचे बात है। ये देख के ही मुझे भाई ये लग रहा है जो मेरी आंखों में अट्रैक्शन ना डाल सके वो चीज़ बेकार है मेरे लिए। ये था डायग्राम दमदार, ऐसे ही। ये डायग्राम भाई आता है, इससे एक शब्द भी समझ में नहीं आने वाला, जितना पढ़ भी रखा होगा वो भी भूल जाओगे। नीचे आ जाओ, ये होता है डायग्राम। बनाना नहीं है, प्रैक्टिस नहीं करना है, लेकिन जो चीज़ें हम पढ़ के आए हैं बस उसकी रिकॉलिंग देखो। वेस्ट, प्लांट डिके, फॉसल फ्यूल, डाइजेस्टिव प्रोसेस, प्लांट्स खुद भी ट्रांसफर कर सकते हैं, बायोमास का बर्निंग, टर्माइट्स, बुलबुले उठना गर्मी की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, और वाइट कलर यूज करते हैं यहाँ पर, येलो करते हैं, रुको, एनएरोबिक ऑक्सीडेशन बाय माइक्रोब्स और मिथेनोजेंस इन सॉइल। 10 चीज़ें यहाँ पर हमें गिवन है। मैं आपसे एक बात कर रहा था कि यहाँ पर एक विभीषण है। हमने अभी ऊपर एक चीज़ पढ़ी थी, शिवजी ने समुद्र मंथन से जो भी विष निकला था उसको पी लिया था, उनको कोई दिक्कत नहीं थी उस चीज़ में, जब सभी देवी देवताओं ने उनको अप्रोच करा था। सिमिलरली मिट्टी में भी एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसको ये मीथेन जो है वो पसंद है एटमॉस्फेयर का, जो कि पूरे संसार को मिटाने की दम रखता है, लेकिन इसको एनर्जी देता है वो मीथेन ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से। नाम है भाई साहब का मीथेनोट्रोपिक बैक्टीरिया। ये है मीथेनोट्रोपिक बैक्टीरिया, मीथेनोट्रोप्स। हर जगह एरो आपको ऊपर की साइड जाता हुआ दिख रहा है कि मीथेन रिलीज 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 रिलीज। ये मीथेन एरो जो है इसकी तरफ आ रहा है, ये रेड सिग्नल है, बिग नो। ये तो मीथेन जो है रिलीज करेगा, ये खाएगा। एक ही घर के अंदर ये रावण है, ये विभीषण है। ये नेगेटिविटी फैला रहा है, वो नेगेटिविटी को कंज्यूम करके उसको देखो कलरफुल स्ट्रक्चर दे रहा है। मीथेनोट्रॉप्स, जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो ड्राई सॉइल के अंदर होती है। कीवर्ड ये भी है, इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बस ये कि दे रखा है और मैंने पढ़ रखा है, तो मैं ये चाहता हूँ कि जितना मैं जानता हूँ उतना आप भी जानो। ये जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है, एक चीज़ बस यहाँ पर ऐड कर लेना, इसका भी मैं रीज़न आपको समझा देता हूँ क्यों। बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत गंभीर बात है। कहाँ गया भाई ये विभीषण? हाँ, मिथेनोट्रॉपिक बैक्टीरिया, ठीक है। ये जो मीथेन ऑक्सीडेशन होगी ये ड्राई सॉइल के अंदर पॉसिबल है। इसका सिंपल सा रीज़न है, हर कोई जानता है, लेकिन वही एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के सिट्टी बिट्टी गुल हो जाएगी इसको देखकर अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट आ गई। वो इसलिए क्योंकि सॉइल अगर वेट होगी ना, तो वेट सॉइल का मतलब है कीचड़, कीचड़ का मतलब है फिर गंदे वाले बैक्टीरिया, गंदे वाले बैक्टीरिया मतलब बदबू, किसी न किसी चीज़ की डिकम्पोजिशन होगी और उससे मीथेन रिलीज होता है, ना कि एब्जॉर्ब होता है। सिंपल। तो सॉइल ड्राई होनी चाहिए, हल्की फुल्की वेट हो, ध्यान से सुनना, वेट हो तो इसकी संख्या बढ़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, मिथेनोट्रॉप्स बढ़ा दो फिर उसके अंदर, लेकिन ज्यादा वेट नहीं होनी चाहिए। ये काम मिथेनोट्रॉप्स ना बेचारे कर नहीं पाएंगे। अच्छा नेचर है, सब कुछ है, लेकिन ना पैडी फील्ड्स में, राइस फील्ड्स में नहीं कर पाएंगे, वहां पानी से सबको डूबा रहता है। ड्राई सॉइल में ही ऑक्सीडेशन की पॉसिबल है। एंड अगेन आप जानते हो, जब भी मीथेन की ऑक्सीडेशन कोई कर रहा है तो वो बाय प्रोडक्ट क्या निकालेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इसलिए क्योंकि ड्राई सॉइल में खुद भी वाटर मॉलिक्यूल काइंड ऑफ ये रिलीज करते हैं खाने के बाद,
और ये देखो, ऐसा कभी कहीं नहीं आया है आज तक सिंस इंडिपेंडेंस। यूपीएससी का जो भी पेपर हुआ है, ट्रस्ट में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया। एक दिमाग बस मेरा चलता है थोड़ा सा इन सब चीज़ों में, अगर हम जा ही रहे हैं तो बहुत डेप्थ में चले जाएं, कि ऐसा कौन सा सॉइल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया होता है कि जब वो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में अपना खाना कंज्यूम करता है तो वो बाय प्रोडक्ट वाटर मॉलिक्यूल निकालता है या वाटर निकालता है। मीथेनोट्रॉप इज द आंसर। H2O रिलीज करता है अपने ड्राई ऑक्सीडेशन प्रोसेस में, ड्राई सॉइल के साथ क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में। कभी सुना है किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने वाटर रिलीज करा हो? बताओ। खाना खाने या बनाने के प्रोसेस में बताओ, देखा कभी ऐसा? ये दम रखता है लेकिन ऐसे करने की। ओके। और लैंडफिल्स फिर हमने देखा था, फिर हमने एक ये वाली बात भी करी थी, ये प्लास्टिक की बॉटल याद है? कंपनी याद है वो? नीमैन। और वो कुछ ऐसा था, मैं हाँ एक चीज़ दिखाने लगा था कल आपको। ये पड़ा रहता है ओशन के अंदर, ये सारा प्लास्टिक। इसी से उन्होंने जो पीईटी इंग्रेडिएंट होता है उसको उन्होंने यूज़ करा। और ये कभी कभार ना टोर्टोइस की नाक में भी फंस जाता है। ये जो स्ट्रॉस वगैरह होती है ना, बड़ी दिक्कत होती है इसको, इसकी वजह से कई सारे टोर्टोइस भी मर जाते हैं। जैसे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, टोर्टोइस नोज स्ट्रॉ। ये बेचारे के उसमें फंस जाती है। आप ऐसी वीडियोस देखना, ये नोज में इसके स्ट्रॉ फंस जाती हैं, बड़ी दर्दनाक सी वीडियोस होती हैं। ये देख रहे हो, स्ट्रॉ फंसी हुई है। इसको जब निकालेंगे तो सोचो जरा से कितना दर्द होता होगा। ये देख रहे हो, ये भी एक मरीन पॉल्यूशन का एक दुष्परिणाम है, पनिया वगैरह खा लेना इनके द्वारा। ठीक है। और ये सबसे खतरनाक चीज़ तो यही होती है, स्ट्रॉ वगैरह ये फंस जाना। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।